तो कल हमने पाठ शुरू किया था वहारे हमदर्द। तो हमदर्दी जताने के लिए कैसे लोग आए हैं लेखक के पास, कल देख ही लिया था। अब आगे का पाठ है, घनश्याम अग्रवाल जी इसके रचनाकार। कल तक ये देख लिया था कि लेखक ने पूंजीवादी और समाजवादी पर इस अर्थव्यवस्था पर भाषण सुना। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके मन में जो क्रोध था तो वो एक कार से टकरा गए और उसका नतीजा ये हुआ कि उनके साथ एक दुर्घटना हुई, उनकी टांग टूट गई। तो टांग टूटने के बाद उनसे मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार आए हैं, उनके दोस्त आए। तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से हमदर्दी जताई है वो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें समझाया है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। ऐसा तो होता ही है, जब आप किसी से मिलने के लिए जाएंगे तो ही वो लोग आपको मिलने के लिए आते हैं। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान चुकाना है ना, उपकार चुकाना या कृतज्ञता व्यक्त करना। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। मतलब जिस प्रकार से लेखक भी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के, ज्यादातर दोस्तों के साथ ही होता है ऐसा कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो भी जाए तो एक दोस्त होता है दूसरे दोस्त को दुर्घटना में भी किस प्रकार से सहायता भी करता है और हंसी मजाक के तौर पर उसे ताना भी कसता है। तो आज ये बात इनके साथ भी हुई है, इनकी भी टांग टूटी है और इनको भी मिलने के लिए उनके दोस्त आए हैं और मन ही मन ऐसा लेखक को लग रहा है जिस प्रकार से लेखक की भावनाएं होती थी आज उनके दोस्तों की भावनाएं कि देख बेटा वक्त तो सब पर आता ही है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। ऐसा तो होता ही है, अगर किसी को मिलने के लिए जाए और उसमें भी कोई मरीज को मिलने के लिए जाए तो पहले बताते हैं देखो हम आए थे आपको मिलने के लिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं मरीज को जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी क्या, दिखावा करने के लिए आते हैं कि देखो हम आए हैं आपके साथ ये दुर्घटना घटी है तो हमें बड़ी सहानुभूति है। वो सहानुभूति जताने के लिए लोग आते हैं, लेकिन अगर सही मायने में अगर वो आपका भला चाहते हैं, बहुत ही आपके निकट के हैं, आपके लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आराम कर रहा है जो व्यक्ति उसे जगाएंगे कि देख मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं होता है। जो लोग दिखावा करने के लिए आते हैं वो औपचारिकता निभाते हैं, तो दर्शाते हैं कि देख मैं आया हूँ। अब क्या हुआ, कैसी घटना हुई है हम देखते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। सही मायने में हमदर्दी नहीं होती, सही मायने में उन्हें इतनी उनके दुख से वो द्रवित हो नहीं उठते, सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, क्योंकि लेखक की नींद ही नहीं हो रही थी। एक तो दर्द, ऊपर से आने वाले, फिर उनसे बातें करो, तो उन्हें लगा कि मेरा तो आराम ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब आज उन्होंने ऐसा ठान लिया कि कोई भी आए मिलने के लिए मैं तो आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए। अब बड़े बाबू आए हैं तो फर्ज तो यही है कि उनके साथ बात हो जाए। और क्या होता है, मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय मैं सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो सोया हुआ, जैसे हम क्या करते हैं, ज्यादातर अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो हम उसे तकलीफ नहीं देते, यही चाहते हैं कि सोया है तो उसे जगाया ना जाए। लेकिन अब बड़े बाबू आए थे और वो ये नहीं चाहते थे कि लेखक उन्हें बिना देखे ही वो वापस लौट जाए। तो वो लेखक से बात करना चाहते थे, उनसे उनको अपना चेहरा दिखाना चाहते थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। अब मरीज है उसे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। देखो यहाँ पर क्रिया विशेष अव्यय आया है। अब इसके पहले भी हमारे जो परिचित हुए हैं उसमें भी अव्यय के प्रकार आए हैं, वो आपको ढूंढ कर लिखने हैं हर एक परिचित में से। कल भी मैंने बताया था, आज भी बोल रही हूँ, अव्यय भी लिखना है, सव्यय भी आए हैं वो भी लिखने हैं, और जो भी अलग अलग प्रकार के ग्रामर के इसमें प्रश्न नजर आ रहे हैं वो लिखना है। विराम चिन्ह भी लिख रहे हैं वो उससे आए हैं इसमें, तो वो भी ढूंढ कर आपको लिखना है। तो क्या हुआ कि बड़े बाबू ने लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ही जोर से दबाया। कितने अच्छे थे ना, कितने हमदर्दी जताने के लिए आए थे वो। उन्हें कितना उन पर लेखक के प्रति ऐसा एहसास हो रहा था कि उन्हें तकलीफ ना दी जाए, पर उन्हें
चेहरा दिखा जाना भी नहीं चाहते थे। तो जो टांग, जिस टांग में उन्हें दर्द हो रहा था, उसी टांग को उन्होंने दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब क्या कहें कि दर्द कैसा है, दर्द पर ही दर्द उन्होंने दे दिया, और फिर क्या कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। जो दुर्घटना उनके साथ रास्ते पर हुई है उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यानी सोनाबाई के जो 4 बच्चे हैं वो इतने शरारती हैं। आते ही उन्होंने मेरी और इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। समझ में आया आप लोगों को कि कहने का अर्थ क्या है लेखक को? तो जैसे कि कोई मरीज जो है वो एक हंसी मजाक का पात्र बन जाता है। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कितने शरारती बच्चे हैं, अब दवा की शीशी लेकर वो डांस करने लगी। अब क्या होगा? रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। वो डांस करने लगी, उसके पैरों की जो भी आवाज आई थी उसके कारण लेखक का ध्यान उसकी ओर चला गया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरे टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़ खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी भी गई। दवा गई तो उसके पैसे गए, ये तो कुछ नहीं। पर सोनाबाई ने क्या कहा, अपनी बच्चों की गलती है छिपाने के लिए कही है। चाहे लेखक ने उसे डांटा, अपनी उसकी पुत्री को डांटा नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा है। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद अब 2 घंटों तक उन्होंने क्या क्या किया होगा, तो उसके बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया। कांप जना मुहावरा है भयभीत होना की। अब तो आई, इतना इन्होंने अस्पताल में आने के बाद इतना शोरगुल कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, दवा की बोतल भी तोड़ दी थी उनकी पुत्री ने, और फिर से आने के लिए बोल रही है। तो अब लेखक अंदर से कांप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। कुछ लोग रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जो बाहर गांव से भी मिलने के लिए आते हैं, तो वो क्या हद कर देते हैं, आगे उन्होंने वर्णन किया है। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधापन रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। औंधा पड़ना है क्या, उल्टा पड़ना। उनकी छाती पर सोकर थोड़ा उसने सर उनकी छाती पर रखा और रोने लगा। कार वालों का सत्यानाश हो, और कार वाले को बातें सुनाने लगा कि जिसके कारण उनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। कितनी अच्छी बात हुई है कि एक व्यक्ति जो है मरीज से मिलने के लिए आया, लेकिन मरीज का मुंह बिना देखे ही उसके साथ हमदर्दी जताने लगा और रुलाई भी आ गई उसे। फिर जब वो मुंह दिखता है तो क्या हुआ कि उसने कहा, माफ करना, मैं शायद गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है करते हुआ हंसता हुआ, अच्छा भाई माफ करना, ऐसा कहकर चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब इस पर से हमें समझ में आता है कि लोग दिखावा कितने बेहतर तरीके से करते हैं। अभी रोते हैं और अभी हंसते हैं, पता नहीं आंसू निकल रहे होंगे कि नहीं। तो ऐसे रुलाई को क्या कहते हैं, मगरमच्छ वाली रुलाई। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लवकानंद।
उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी उनकी कविताओं में कोई अर्थ नहीं होता था, फिजूल की कविताएं, और किसी को ना किसी को सुनाना ही चाहते थे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। अब कवि सम्मेलन में क्या वो लेखक के बारे में सोचते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो व्यस्तता थी उसे ये बताया कि मैं व्यस्त हूँ, फिर भी मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। तो मूल उद्देश्य था उसका बताने का कि आपको सोच सोच कर मैंने उस पर आधारित कविताएं बनाई है। यह कहा, झोले में से डायरी निकाली और लगी सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मतलब अब तो भाग ही नहीं सकता, क्योंकि टांग कहाँ पर है, उनकी टांग लटकी हुई है, टांग टूटी हुई है। तो अब तो जो लेखक थे वो उनसे दूर भाग ही नहीं सकते थे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। मैं फिर से आपकी कविता सुनूंगा, आप जरूर आना है, ऐसा कह के उन्हें विदा किया। नहीं तो वो और 10-15 कविता लेखक को सुना देते। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो पाठ बहुत ही आसान सा था, आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए, लेकिन आप अभी तक मुझे किसी ने कुछ पूछा नहीं है, ना ही आपका होमवर्क मुझ तक पहुँचा है। आपकी यही प्रगति रही तो आपको हिंदी में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप गृहपाठ कीजिए। इसमें कुछ अलग तो व्याकरण नहीं आया, संज्ञा के बारे में है, संज्ञा ढूंढकर लिखनी है, वो आपको पूरा करना है। उपसर्ग और प्रत्यय आया है, ये मैं समझा दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।